हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पर डिस्कशन रखा था। उसके प्रीवियस लेक्चर पे भी हम लोग का जीआई का ही डिस्कशन गया था, जिसमें हम लोगों ने टोटल 6 केसेस कंसीडर किए जहां पे जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता था। क्या क्या केसेस था एक बार मैं बता दूं आपको। डबल बॉन्ड के अलोंग देखा जा सकता था, तो डबल बॉन्ड वो कार्बन कार्बन का भी हो सकता था, कार्बन नाइट्रोजन का भी केसेस बन के आते हैं और नाइट्रोजन नाइट्रोजन का भी केस हो सकता था। तो एक केस आप कंसीडर करो जो कि डबल बॉन्ड के अलोंग। दूसरा केस हम लोगों ने डिस्कस किया था साइक्लोएल्केन में, और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था तीसरा साइक्लोएल्किन में, जिसमें हम लोगों ने कंडीशन क्या मेंशन किया था कि कार्बन 8 से ज्यादा होना चाहिए, तभी 8 या 8 से ज्यादा होगा तभी हम लोग जीआई ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर में मूव किए। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कौन कौन सा केसेस, एलीन का केसेस देखा था जहां पे क्यूमुलेटेड पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। उसके साथ साथ हम लोगों ने मेंशन किया था स्पायरो कंपाउंड के अंदर और जो है पॉलीफिनाइल के केसेस, जहां टोटल मिला के 6 केसेस बनते हैं जहां पे जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सभी केसेस यहां पे हम लोगों ने डिस्कशन पे रख दिया है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया लिया था कि कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होगा जब इसके ओरिएंटेशन में चेंज हो रहा है, यानी कि सिस और ट्रांस में फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसा चेंजेस रहेगा। अब बात करते हैं जो कि सेंट्रल पार्ट है इस लेक्चर का, दैट इज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये क्वेश्चंस इससे जब अच्छे बनते हैं जब हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स में इसमें ऑप्टिकल को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। बट चूंकि अभी तक हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल को कवर किया तो ज्योमेट्रिकल के बेसिस पे आज प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेटर ऑन जब हम ऑप्टिकल कवर कर लेंगे तो वहां पे भी थोड़ा सा जीआई का भी कंसीडर करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी वहां पे निकालना होगा। तो आइए मेंशन करते हैं जो आज का डिस्कशन है, दैट इज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दैट इज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कहां कहां जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, उसी के लिए हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर, या आगे चल के इसको नेम बदल देंगे, हम लोग बोलेंगे इसको स्टीरियो सेंटर। अभी के लिए ज्योमेट्रिकल सेंटर में वर्ड यूज कर रहा हूं, आगे चल के इसको स्टीरियो सेंटर बोला जा सकता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ये होता है कि वो पॉइंट जिसके अलोंग, या ग्रुप बोल सकते हो, जिसके अलोंग हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज ऑब्जर्व कर सकते हैं। चाहे वो डबल बॉन्ड हो जाए, रिंग हो जाए, या रिंग में प्रेजेंट डबल बॉन्ड हो जाए, या एलीन का केस हो जाए, या स्पायरो का केस हो जाए, या पॉलीफिनाइल का केस हो जाएगा। तो आप जस्ट मेंशन कर सकते हो कि जस्ट सेंटर अलोंग विच जीआई कैन बी ऑब्जर्व, सेंटर along which GI can be observed। ठीक है, आगे चल के इसको हम लोग स्टीरियो सेंटर कॉल करेंगे, बिकॉज स्टीरियो सेंटर में आपका ऑप्टिकल भी आ जाएगा। तो स्टीरियो सेंटर बोला जाता है सेंटर जिसके अलोंग हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहां पे जीआई भी होगा, ऑप्टिकल भी होगा। अभी के लिए हम लोग ज्योमेट्रिकल सेंटर यूज करते हैं, तो सेंटर अलोंग विच जीआई कैन बी ऑब्जर्व। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करने जा रहे हैं एन से। आपको काउंट करना होगा कि कौन कौन से सेंटर है जिसके अलोंग जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड के अंदर सेंटर है जिसके अलोंग जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ से, क्योंकि आगे हम लोग इसके लिए फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग एनालाइज करेंगे कि कितने, पहली बात एनालाइज किया जाएगा किसके अलोंग जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है, उस सेंटर को काउंट किया जाएगा जिसके अलोंग जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है, और उससे रिलेटेड हम लोग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक तो फॉर्मूला बेस्ड होता है, एक में हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता है, एक में हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता है। अब ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग होता है लोगों का। देखो, कब आप ड्रॉ करोगे और कब फॉर्मूला का यूज करोगे। फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब एक स्टीरियो सेंटर दूसरे स्टीरियो सेंटर पे डिपेंड नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट करूं, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर, अभी के लिए हम लोग ज्योमेट्रिकल सेंटर ही यूज करते हैं, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर दूसरे ज्योमेट्रिकल सेंटर पे डिपेंड नहीं होगा, उसमें कोई चेंजेस होता है तो उसके ओरिएंटेशन में कोई चेंज ना हो, उस केस में हम लोग फॉर्मूला के लिए जाएंगे। अभी बात करेंगे उसको जब हम लोग दोनों सिस्टम को डिस्कशन में रखेंगे, जहां पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें। ठीक है, तो अब कंसीडर करो 2 केसेस इसमें बन के आते हैं। ठीक है, 2 केसेस कंसीडर किए जाते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है, बेसिकली जीआई फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो बहुत ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज है यहाँ। तो यहाँ पे बोला जाता है एक मॉलिक्यूल अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल समझना, और दूसरा अगर अनसिमेट्रिकल, और एक बोला जाता है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अब इसमें बुक में देखोगे ना तो बहुत सारी जगह पे गलत इसको डिफाइन किया है। सिमेट्रिकल बोला जाता है जिसका एंड सेम हो, और अनसिमेट्रिकल बोला जाता है जिसका एंड सेम हो। वो गलत है। क्या बोला जाता है कि आप मॉलिक्यूल के दोनों साइड से अप्रोच करो, मॉलिक्यूल के दोनों साइड से अप्रोच करो, और आपको सेम टाइप के एटम और सेम टाइप की कनेक्टिविटी मिले बोथ साइड से,
तब इन दैट केस कंसीडर किया जाएगा दैट मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। ठीक है, क्या मैं पहले सिमेट्रिकल का दिखा दिया जाए। इफ वी अप्रोच to the center part of molecule, to the center part या middle, ऐसे लिख लो, approach to middle part of molecule, middle point आप लिख दो, middle point of molecule, कोई middle होगा, middle point of molecule from both side and nature of atom, जो एटम एच है, या ऐसे लिख सकते हो टाइप ऑफ एटम एंड टाइप ऑफ एटम एंड, ठीक है, बोथ साइड। इफ टाइप ऑफ एटम एंड टाइप ऑफ कनेक्टिविटी, मतलब टाइप ऑफ जो बॉन्ड प्रेजेंट है, टाइप ऑफ कनेक्टिविटी इज सेम, तब इसको बोला जाएगा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। क्या बोला, इफ अप्रोच टू द मिडिल पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम बोथ साइड एंड द टाइप ऑफ एटम एंड टाइप ऑफ कनेक्टिविटी इज सेम, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल, तब इसको कंसीडर किया जाएगा सिमेट्रिकल। नहीं समझ में, मतलब आप क्या करो, देखो जैसे मैं एक ड्रॉ करूं ऐसा सिस्टम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH3, इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। क्यों, देखो कार्बन हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, कार्बन 3 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन उसके साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मतलब अगर मैं इसको 20 पार्ट से डिवाइड करूंगा, आपको एक जस्ट ये देखने को मिलेगा दोनों इक्विवेलेंट है, इस साइड में और इस साइड में दोनों इक्विवेलेंट। अब इनके अलावा ओरिएंटेशन भले अलग है, मैं दो चीज की बात कर रहा हूं, जो नेचर ऑफ एटम, ओरिएंटेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं जो टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट है, ये समझना, बिकॉज हर जगह पे हम लोग ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल यूज करने जा रहे हैं। ऑप्टिकल में भी इसको हम लोग यूज करेंगे जब नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पता करेंगे। तो क्या मैं बोला हूं कि अगर आप अप्रोच करते हो मिडिल पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल, ये रहा मिडिल पॉइंट, इधर से आप अप्रोच करते हो, कार्बन कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, देन इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एंड देन कार्बन है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो देख सकते हो आप एक टाइप की जो कनेक्टिविटी है, सिमिलर टाइप की कनेक्टिविटी मिला है और सिमिलर टाइप के एटम से मुलाकात हो रही है। आप दोनों साइड से अगर मॉलिक्यूल के सेंट्रल पार्ट पे अप्रोच करो, दैट मॉलिक्यूल विल बी कंसीडर्ड एज द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अब इसकी बात किया जाए अनसिमेट्रिकल में, if we approach, ऐसे लिख लो आप, if we approach to middle point of molecule, ठीक है, middle point of molecule, ठीक है, जिस मॉलिक्यूल की बात किया जा रहा है, फ्रॉम बोथ एंड, बोथ साइड लिख सकते हो आप लोग, बोथ एंड, फ्रॉम बोथ एंड टाइप ऑफ एटम डिफर कर जाए या कनेक्टिविटी डिफर कर जाए, कुछ भी डिफरेंस आ जाए, एज एंड टाइप ऑफ एटम और कनेक्टिविटी, कोई भी किसी में भी डिफरेंस आ जाए, एंड कनेक्टिविटी इज डिफरेंट, देन इसको बोला जाएगा अनसिमेट्रिकल। देन इस केस में कंसीडर किया जाएगा दिस मॉलिक्यूल विल बी कंसीडर्ड एज द अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। समझ में आता है बात? इसको हम लोग क्यों फोकस कर रहे हैं, बिकॉज इसी के बेसिस पे हम लोग फॉर्मूला हम अपना रखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, इसी के बेस पे कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। चलो थोड़ा सा देख लिया जाए अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH Cl। देखो आप, ये देखो इस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर मैं इस सेंट्रल पार्ट पे अप्रोच करूं, मॉलिक्यूल के इस सेंट्रल पार्ट पे आऊं, मिडिल पार्ट में, तो नेचर ऑफ एटम ही चेंज हो गया। नेचर ऑफ एटम चेंज हो जाए या नेचर ऑफ कनेक्टिविटी चेंज हो जाए, जो भी चेंजेस हो जाए, तो इन दैट सिनारियो इस मॉलिक्यूल को अनसिमेट्रिकल बोला जाएगा। आप मॉलिक्यूल के दोनों बोथ एंड से अप्रोच करो सेंट्रल पार्ट पे, जहां पे भी दिख जाए कि डिफरेंट ये ग्रुप अटैच्ड है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है, तब इन दैट केस आप बोल दोगे कि दैट मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। अब समझना इसमें कैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स पता किया जाएगा।
तो अगर मैं इस डबल बॉन्ड को कंसीडर करें, क्या ये डबल बॉन्ड क्राइटेरिया फुलफिल करेगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और इसके साथ जो ग्रुप अटैच्ड है वो भी डिफरेंट है, हाइड्रोजन हो गया और ये ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप ट्रीट किया जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके अलावा ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन देखा जा सकता है, इसके अलावा ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही मैं इस डबल बॉन्ड के लिए भी बोल सकता हूं ई और जेड, ठीक है। या चाहूं तो सिस ट्रांस लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सिस ट्रांस लिखना हो तो सिस ट्रांस का यूज करो, जो भी नोटेशन है आप फॉलो कर सकते हो। चलो सिस ट्रांस की बात कर ले, क्योंकि हाइड्रोजन है ना, तो सिस ट्रांस भी यूज किया जा सकता है। अब टोटल कॉम्बिनेशन आप देखना, इस केस के लिए आप कॉम्बिनेशन देखना क्या क्या कॉम्बिनेशन है। कि अगर मैं इसको बोलूं 1 कार्बन है, C2 C3 C4, ऐसे मैं जस्ट नेमिंग के लिए कर रहा हूं। देखो C2 C3 का जो कार्बन है इसके अलावा और C4 C5 के अलावा, इसके अलावा सिस की पॉसिबिलिटीज है और ये सिस की पॉसिबिलिटी है। समझ में आती है बात? यहां पे सिस हो सकता है और यहां पे ट्रांस हो सकता है, ये भी एक आइसोमर जनरेट होगा। यहां पे ट्रांस हो सकता है और यहां पे सिस हो सकता है, यहां पे ट्रांस हो सकता है और यहां पे सिस हो सकता है, ठीक है। ट्रांस और यहां पे ट्रांस हो सकता है। समझ में आता है बात? क्या मैं बोल रहा हूं? सिस प्लस सिस, सिस प्लस ट्रांस, ट्रांस प्लस सिस, ट्रांस प्लस, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सिस है, सिस और ट्रांस, ट्रांस ट्रांस और ट्रांस सिस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने आप देख रहे हो? टोटल नंबर ऑफ ऐसी पॉसिबिलिटीज कितनी देख पा रहे हो आप? 4 है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज 4। तो यहां सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। अनसिमेट्रिकल के केस में बहुत कुछ सोचना नहीं है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन दिस केस इज इक्वल टू हाउ मच? कि किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? अनसिमेट्रिकल के केस में टू द पावर n, where n is number of क्या बोला जा सकता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर। इसके अलावा आप GI ऑब्जर्व कर सकते हो। n इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है। क्लियर है ये? अरे इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, इसके लिए 2 रास्ते हैं, सिस और ट्रांस, इसके लिए 2 रास्ते हैं। टोटल कितने रास्ते? आप परम्यूटेशन पढ़ते होगे ना, 2:2, ठीक है। तो ये इसके लिए अगर 2 रास्ता है, इसके लिए भी 2 रास्ता है, 2 पॉसिबिलिटीज है, तो 2x2 हो जाएगा। अच्छा इसकी बात करें, यहां पे थोड़ी कहानी में ट्विस्ट है। अगर मैं इसको कंसीडर करूं C2 C3 C4 C5, समझ जाएंगे ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ठीक है। क्यों सिमेट्रिकल बोल रहा हूं? बोथ साइड से सेम है। तो इसके अलावा सिस ट्रांस देखा जा सकता है, इसके अलावा या EZ बोल दो या सिस ट्रांस बोल दो, इसके अलावा सिस ट्रांस देखा जा सकता है, करेक्ट ना। अब देखो कॉम्बिनेशन C2 C3, इसको मैं ऐसे लिख दूं, C2 C3 के अलावा और C4 C5 के अलावा मैं अज्यूम करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? ये सिस दिखा सकता है और ये भी सिस दिखा सकता है, ये सिस दिखा सकता है और ये ट्रांस दिखा सकता है। ट्रांस के साथ ये ट्रांस का पॉसिबिलिटीज है, ट्रांस के साथ सिस की पॉसिबिलिटीज है और ट्रांस के साथ ट्रांस की पॉसिबिलिटीज है। यही तो है, यही तो केसेज है। इसमें भी फिर 4 केसेस बन के आना चाहिए, नहीं? कौन से 2 सेम है? सेम वो से मतलब 4 नहीं बन के आएंगे। फिर हम लोग अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल क्यों डिस्कस करते? ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ठीक है। ये मान लो अगर सिस है ये भी ट्रांस है, उसको उल्टा ही तो रख दिया गया ना। अगर ये सिमेट्रिकल तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है, ये ट्रांस, सॉरी ये बात समझना आप, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये दोनों सेम ही हुए ना। अगर इधर से भी मैं जाऊं तो सिस और ट्रांस पढ़ा जाएगा, इधर से अभी आऊं तो ये ट्रांस और सिस पढ़ा जाएगा, बात तो बराबर ही है ना। ये दोनों कॉम्बिनेशन दिस टू आर द सेम, दिस टू आर द सेम। जैसे मलयालम होता है, मलयालम को एक साइड से पढ़ो या अपोजिट साइड से पढ़ो, बात बराबर है। इधर से भी देखा जाए या इधर से देखा जाए, बात बराबर है ना। ट्रांस सिस पढ़ो या सिस ट्रांस पढ़ो, ठीक है। इधर से पढ़ोगे तो सिस ट्रांस होगा, इधर से आए तो सिस ट्रांस। तो दिस टू आर सेम, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था तभी ये हुआ। तब केस आता है कि इसमें फिर नंबर ऑफ GI कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा। नंबर ऑफ GI सिंपल सा केस है, देखो आप इस केस के लिए देखना, इसका फॉर्मूला जाता है टू द पावर n-1, कम हो जाएगा, थोड़ा कम होगा। इस केस में आपने टोटल मिला 3, आपको टोटल मिला 3, क्योंकि एक कॉमन सेम हो गया, ये सेम हो गया। अदरवाइज अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो टू दी पावर n यूज कर लेते, यहां पे कम आएगा। ये फॉर्मूला क्या जाएगा नंबर ऑफ GI के लिए टू दी पावर n-1 प्लस टू दी पावर p-1, वेयर n की वैल्यू तो n क्या है? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर, वेयर n इज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है। समझ में आता है बात। और p क्या है?
P की वैल्यू हो सकती है, देखो P इज इक्वल टू n/2 इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है, अगर ये n की वैल्यू इवन है, जैसे यहाँ पे 2 है तो n/2 हो जाएगा P की वैल्यू, और P इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड तब इसकी वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड। जैसे ये केस कंसीडर करना सिंपली, क्या है इसमें n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 2, फॉर दिस केस n इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ GI की बात करें, नंबर ऑफ GI की बात करें तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 P की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, यानी 1 माइनस 1 2 1 और ये 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर है। तो क्लियर रहेगा, ये क्या है नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला, ये 2n माइनस 1 प्लस 2p माइनस 1 n/2 इफ n इज इवन, n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड। तो ये केस होगा, इसी के बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। पहले इस वाले सिस्टम को देखेंगे। ध्यान रहे ये फॉर्मूला तभी वैलिड है इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज का, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज से कुछ लेना नहीं है, ये सिस्टम्स इंडिपेंडेंटली दिखा रहा है, बट इसके कॉन्फ़िगरेशन से इसके कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तब इन दैट केस ये सभी फॉर्मूला वैलिड है। ये सभी फॉर्मूला अभी आएंगे उस केस पे, पहले इस पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, दोनों चीजें नोट डाउन कर लो, ये दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2n और 2n माइनस 1 प्लस 2p माइनस 1, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जिसका यूज करने जा रहे हैं। फर्स्ट नोट डाउन, फिर हम लोग आगे प्रैक्टिस करते हैं इस पे। बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला हम लोग कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हुए। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम वन बाय वन। जैसे ये देखना CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ GI, फाइंड द नंबर ऑफ GI इन इस केस। एक बार आप प्रैक्टिस करो इस पे, GI फाइंड आउट करो इस केस में, देखते हैं हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल है, देखो आप इधर से अप्रोच करो या इस साइड से अप्रोच करो, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, दोनों साइड से जो मिडिल पार्ट पे अगर मिलेंगे तो सेम साइड, सेम टाइप ऑफ एटम है और सेम टाइप की कनेक्टिविटी देखने को मिल रहा है, ठीक है, सही बात है इसमें। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, पहले आप इसको दिखाओ, जिसके अलॉन्ग GI ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसके अलॉन्ग GI ऑब्जर्व कर सकते हो उसको दिखाओ। तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब केस क्या जाता है, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इस केस में हम लोग का रिलेशन क्या जाएगा, नंबर ऑफ GI के लिए GI इज इक्वल टू 2n माइनस 1 प्लस 2p माइनस 2n माइनस 1 प्लस 2p माइनस 1, ये हम लोग का फॉर्मूला जाएगा यहाँ पे केस में, ठीक है। अब समझो इस बात को, n की वैल्यू क्या है इस केस के लिए 3 है, तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे ये ऑड है ना, तो 3 प्लस 1/2, 3 प्लस सिमेट्रिकल और ऑड, 3 प्लस 1/2 4 हो गया, 4/2 यानी कि 2 हो गया, 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा ये आप देख लो, 2 यानी कि 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ पे ये 6 कैसे जाए, इसको हम लोग ट्री के थ्रू भी कर सकते हैं। ट्री क्या बनाना रहता है आपको, जैसे आपने EZ इसके अलॉन्ग बोला, EZ की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, EZ की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, इसके अलॉन्ग भी EZ या सिस ट्रांस बोल सकते हैं। अब समझना इसको ट्री कैसे मैं बनाता हूं, E और दूसरा Z, ठीक है। फॉर्मूला तो हम लोग को आता ही है, बट इसमें भी हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला के थ्रू आ गया। अब देखो E, अब नेक्स्ट ये सेंटर किसको दिखा रहा है, ये E को दिखा रहा है और Z को पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं। यहां से EE हो सकता है या EZ हो सकता है, यहां से क्या हो सकता है ZE हो सकता है या आपका EZ हो सकता है, सॉरी Z हो सकता है। अच्छा तीसरे वाले पे सेंटर पे मूव करो, तो ये मैंने दूसरे वाले, इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स ट्री, स्टीरियो आइसोमर्स ट्री। इसी के थ्रू हम लोग जो है आगे की भी प्रैक्टिस रखेंगे। तो E का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पहले के लिए रखा, दूसरे के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोगों ने E से डिनोट किया और Z से डिनोट किया, फिर ये दूसरे ज्योमेट्रिकल सेंटर के अलॉन्ग दिखाया, ठीक है। तो E हो गया। आप समझना इसको फर्दर हम लोग ले जा सकते हैं, E Z
समझ में आ रहा है? ये तीसरे कायरल सेंटर के अलावा ई जेड ई और यहां पे क्या ई जेड जेड, तो टोटल क्या कितने पॉसिबिलिटीज बन के आएंगे, जेड ई जेड और जेड जेड ई जेड जेड जेड। इस केस में कितने पॉसिबिलिटी 8 बन के आ रहे हैं, लेकिन हमारा तो 6 है। तो मैंने क्या बोला, जब ये सिमेट्रिकल है तो बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी। जैसे देखो कौन कौन सा रिपीट होगा, ई जेड और कहीं पे होगा जेड ई, तो आप क्या करो, इनमें से एक चीज हटा दो, बिकॉज अगर सिमेट्रिकल है तो आप इधर से या उधर बोथ साइड से तो सेम ही दिखेगा ना, तो ये आप हटा दो। एक और चीज रिपीट कर रही होगी, ई जेड ई नहीं होगा, ई जेड जेड है तो जेड जेड ई होगा कहीं पे, ये वाला। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने देखने को मिल रहा है, 6 देखने को मिल रहा है। ठीक है, फॉर्मूला से भी आप करो, अप्रोच रखो, और इस वाले से भी अप्रोच रख सकते हो। समझ में आ रहा है? दोनों अप्रोच रख सकते हो। ये भी मुझे अच्छा मेथड लगता है, बिकॉज इसके थ्रू हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स ट्री बनाते हैं। आइसोमर्स ट्री बोल सकते हो, हम लोग नाम इसको दे देते हैं आइसोमर्स ट्री के थ्रू। ठीक है, इसमें हम लोग को विजुअलाइज हो जाता है कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स जनरेट हो रहे हैं। चलिए और भी केसेस देखते हैं। ठीक है, और भी केसेस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखना, कुछ ऐसे मैं कर लेता हूं इसको, डबल बॉन्ड, बताना इसको ऐसे रख दिया जाए। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन दिस केस, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन दिस केस, इसको ऐसे रख दूं मैं। एक हो गया ये स्टीरियो सेंटर 1, ज्योमेट्रिकल सेंटर 2 3। ठीक है, अनसिमेट्रिकल है तो 2 द पावर 3 दैट विल गिव 8। गलती कर रहे हो दिस में। इसके अलाउंग जीआई नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड काउंट कर लेना गलती से, जिसके अलाउंग जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है उसकी क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। द ग्रुप विच आर अटैच्ड टू दिस मस्ट बी डिफरेंट। अब देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिस 2 आर सेम, तो इन दैट सिनारियो ये नहीं काउंट किया जाएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर में ये नहीं काउंट होगा। ये हमारा 2 है, और हम लोग को पता है कि दिस आर द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। इधर से दिख रहा है डबल बॉन्ड, इधर से मुझे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, दिस इज अनसिमेट्रिकल। अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो सिंपल सा अप्रोच जाता है अनसिमेट्रिकल के लिए, 2 दी पावर n लगा लो, 2 दी पावर n दैट विल गिव, n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 2, 2 दी पावर 2 दैट विल गिव 4। बोलोगे कि सर इसको ट्री के थ्रू बनाया जा सकता है, बिल्कुल। अब इसके अलावा ई और जेड की पॉसिबिलिटी देख सकते हो, इसके अलावा ई और जेड की पॉसिबिलिटी देख सकते हो। ड्रॉ किया जाए, ट्री ड्रॉ किया जाए, आइसोमर्स ट्री, ई जेड, इसके अलावा ई और जेड, इसके अलावा पॉसिबिलिटीज है ई जेड का, या इसके अलावा जेड ई और जेड जेड। ध्यान में ये दोनों सेम नहीं होंगे। अब ये दोनों सेम नहीं है, अनसिमेट्रिकल है ना, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों को सेम नहीं बोला जा सकता था। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था, इस वजह से उसको कंसीडर किया गया। ठीक है, उस वजह से इसको कंसीडर किया गया। और भी केसेस लेना आप, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, ये पता करो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन दिस केस। ठीक है, देखा जाए अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना, और इधर से ब्रोमीन है, इधर से क्लोरीन है, तो 1 सेंटर ये हो गया, 2 सेंटर ये हो गया, 3 सेंटर। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर इज 3। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, और n की वैल्यू इस केस में 3 है, तो 2 दी पावर 3 दैट विल गिव 8, दैट विल गिव 8। अच्छा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके पूछा जाए इसमें, क्वेश्चन 4 में ही आप ट्री बना सकते हो। इसको ट्री के लिए आप रूम पे प्रैक्टिस करना, इसको कैसे जो है ड्रॉ किया जा सकता है। मान लो यहाँ पे क्लोरीन रखूं, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे भी क्लोरीन रख दिया जाए, तब इन दैट केस कहानी क्या सेम रहेगी, इस केस में कहानी क्या सेम रहेगी, नहीं। यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल के साथ साथ n की वैल्यू कितनी है, 3, ऑड है। ऑड के लिए हम लोग को पता है क्या जाना पड़ेगा, n इक्वल टू 3 के लिए देखो 2 दी पावर जी कितना हो जाएगा, 2 दी पावर n माइनस 1 प्लस 2 दी पावर p माइनस 1, क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 3 माइनस 1 दैट विल 3 माइनस 1 2, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2 दी पावर 3 प्लस 1 बाई 2, 3 प्लस 1 बाई 2 4 बाई 2, यानी कि 2 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। 2 कहां गए, इस केस में 8 पॉसिबल थे, इस केस में 6 पॉसिबल।
क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इन दैट केस दो सिमिलर हो जाएंगे, दो सिमिलर आप ड्रॉ करोगे, उसको तो हटाना पड़ेगा ना। नहीं समझ में आया, ट्री बना दिया जाए इस केस में, एक बार देख लिया जाए इसका भी ट्री। तो इस डबल बॉन्ड के अलावा ई और जेड, दूसरे के ई और जेड का केस, दिस डबल बॉन्ड। आगे बढ़े, इसके अलावा बोल रहा हूं मैं ई और जेड, इसके अलावा ई और जेड, और इसके अलावा ई और जेड। टोटल टू द पावर एन नहीं होगा, टू द पावर n - 1 प्लस टू द पावर p - 1। ई और यहां पे हो जाएगा आपका ई, ऐसे रख सकते हो ई जेड। वैसे ही मैं जेड के लिए भी लिख सकता हूं, जेड के लिए भी ट्री बनाया जा सकता है, जेड ई और ई जेड। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटर के लिए बढ़वा, तो यहां पे हो गया ये ई जेड, या ई लिख सकते हैं, ई जेड, यहां पे ई जेड ई और ई जेड जेड, दो पॉसिबिलिटीज है, उसी को मैं लिख रहा हूं ऐसे, जेड ई और जेड ई जेड, ई जेड ई और ई जेड जेड। ठीक है, तो ऐसे टोटल आते हैं आपके 8 जब ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होता है, बट मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल। तो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो कई सारे केसेस सेम होंगे। देखा जाए ई किसी से सेम तो होगा नहीं, ई जेड सेम हो सकता है किससे, जेड ई, कहीं देखो आप जेड ई यहां पर प्रेजेंट है। वैसे ही ई जेड ई की बात किया जाए, ई जेड ई की बात किया जाए, तो इन दैट केस देखो आप ई जेड ई सेम हो गया क्या? यहां पे हम लोगों ने गलत किया हुआ है। ठीक है, जेड जेड, ठीक है, ये गलती हो गई है, जेड जेड ई और हमारा यहाँ पे जेड जेड जेड। समझना इस बात। तो ये हो गया ई जेड जो कि यहाँ पे रिपीट हो रहा था, देन ई जेड ई नहीं होगा, ये होगा ई जेड जेड, कहीं पे रिपीट हो रहा होगा जेड जेड ई, दोनों सेम। ये दो केसेस तो हटाने पड़ेंगे, तो टोटल आपके इस केस में आ जाएंगे 6। ठीक है, तो वो भी प्रैक्टिस आप करते रहो साइमल्टेनियसली, ताकि एक अगर धोखा दे, मान लो फॉर्मूला भूल गया, तो उस ट्री को मैं बना के देख सकूं, क्योंकि आगे हम लोग को फॉर्मूले थोड़े और ऑप्टिकल आ जाएंगे, तो और भी फॉर्मूले ऐड होंगे। तो अगर याद नहीं है तो फिर इसको फॉलो करो आप। बस इसमें थोड़ा सा एनालिटिकली आप सोच लेना कि कौन से दो केसेस सेम हो गए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर और भी हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, इस पर प्रैक्टिस करते हैं। नोट डाउन कर लो पहले आप इसको, और भी केसेस हम लोग कंसीडर करते हैं, और भी एग्जाम्पल देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखिए। ठीक है, वही कहानी हम लोग को पता करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज। चलिए देखते हैं। डबल बॉन्ड ब्रोमीन, ठीक है, डबल बॉन्ड एंड bromine, like this. How many geometrical isomers is possible in this case? How many geometrical isomers is possible in this case? देखा जाए, ठीक है, कितने पॉसिबल है? 2 पॉसिबल ही होंगे। ये आप काउंट मत करना, दिस कैन नॉट शो GI, दिस कैन नॉट शो GI। एक ही है जहां पे देखा जा सकता है, तो ऑब्वियसली 2 द पावर 2 आपको दे देगा 4। ठीक है, और भी सिस्टम कंसीडर किया, 2 द पावर 1 ये दे देगा 2 द पावर 1, और ये हो जाएगा 2। इसके अलावा ही देख सकते हो आप सिस ट्रांस की, ये तो नहीं दिखा सकता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप सेम हो गए। अच्छा, और भी कैसे देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखना आप, हाइड्रोजन क्लोरीन डबल बॉन्ड एक और मैं ले लेता हूं, HCH डबल बॉन्ड HCH3। How many geometrical isomers is possible in this case? How many geometrical isomers is possible in this case? अब समझना इस बात को, ये हमारा एलिन वाला केस है। एलिन भी एक स्टीरियो सेंटर में या ज्योमेट्रिकल सेंटर में काउंट किया जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि एलिन जब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कंटेन किया रहेगा तब इसको स्टीरियो सेंटर या ज्योमेट्रिकल सेंटर में काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कंटेन किया हुआ एलिन, तब उस केस को नहीं कंसीडर किया जाएगा। समझ में आती है बात? ये GI, इसके लॉन्ग GI नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता। हाँ, ये GI शो कर सकता है, ये सेंटर GI शो कर सकता है, तो ऑब्वियसली इस केस में आपका क्या हो जाएगा, 2 द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। ये नहीं दिखाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं ऐसे कर लेता हूं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चलो अब एलिन मैं ले लेता हूं, एलिन ले लेता हूं कितने कार्बन एटम के साथ में, 3 कार्बन एटम के साथ में। अब बताओ हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज पॉसिबल। एक ये केस हो जाएगा और एक केस हो जाएगा, दिस 2 ग्रुप आर सेम। ठीक है, वो तो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए ना, तभी तो हम लोग ऑड नंबर ऑफ एलिन के बारे में सोचा जा सकता है GI शो करे। तो यहाँ पे अभी भी नहीं दिखाया जा सकता। हाँ, इसके अलावा दिखाया जा सकता है
तो हियर आल्सो 2 इज पॉसिबल। थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करा के दिखाते हैं। इवन नंबर ऑफ pi बॉन्ड, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड CH, हाइड्रोजन CH। अब बताइए आप, अब ये दिखा सकता है, अब ये इसको एक स्टीरियो सेंटर की तरह या ज्योमेट्रिकल सेंटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो 2 दी पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे इस केस में 4। सिंपल सा केस है, ये भी स्टीरियो सेंटर में ही काउंट किया जाएगा। अब देखो आप और भी केसेस कंसीडर करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, ये केस देखो, यहां पे ध्यान रहे एक हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग जीआई ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल। पहले आप ज्योमेट्रिकल सेंटर देखना शुरू करो। 2 रिंग है ना, इवन के साथ में तो नहीं देख पाएंगे ना। ये पाई बॉन्ड दिखा सकता है, पाई बॉन्ड के अलावा तो देखेंगे। 6 सिस्टम है और 6 सिस्टम में से कोई भी अगर सिस्टम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ध्यान रहे कि शुरू के 3 सिस्टम में हम लोग को केवल 2 चीजें देखना है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और जो है हम लोग को देखना है कि देयर इज ग्रुप प्रेजेंट दैट शुड बी डिफरेंट। वो हम लोग का एल्कीन का केस था, डबल बॉन्ड का केस था, साइक्लो एल्केन और साइक्लो एल्कीन का केस था। तो यहाँ पे भी हम लोग को 2 ही देखने को मिलेगा। हाँ, रिंग भले बढ़ाओ तो वहां पे आपको कैसे दिख सकता है, जैसे रिंग का नंबर में बढ़ा दो, इसमें एक और रिंग ऐड कर दिया जाए और यहाँ पे मैं ग्रुप अटैच करा दूं लाइक दिस मिथाइल, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH यहाँ, तब इन दैट केस पॉसिबल है। ये पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल सेंटर की तरह काम करेगा। एक सेंटर ये हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया, 2 दी पावर 2 इक्वल टू 4 दैट इज इक्वल टू 4। अच्छा, हम लोगों ने साइक्लो एल्कीन वाले प्रैक्टिस नहीं की अभी तक, ये समझना। इस केस के लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3 और एक मैं केस यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ। ठीक है, समझना। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन दिस केस। देखो आप पहले तो पहचानो आप ये कितने कार्बन है। पहले तो डबल बॉन्ड के अलावा देखो आप बिल्कुल पॉसिबल है। साइक्लो एल्केन के लिए तो यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे भी sp3 है बिल्कुल। तो यहाँ पे इस साइक्लो एल्केन के अलावा भी देखा जा सकता है। साइक्लो एल्केन के अलावा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम है, ये भी दिखाएगा, ये तो दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। तो टोटल 3 सेंटर आर देयर, तो 2 दी पावर 3 दैट विल गिव 8 टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 एक और कर लेते हैं, और हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ये केस कंसीडर कर लीजिए। How many geometrical isomers are possible in this case? How many geometrical isomers are possible in this case? देखो देखा जाए, साइक्लो ये रिंग तो ये दिखा सकता है, ये दिखा सकता है, करेक्ट ना। 2 पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, क्या साइक्लो एल्केन की वजह से देखा जा सकता है ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है? नहीं, ये नहीं दिखा सकता है। अच्छा, साइक्लो एल्केन की वजह से 6 कार्बन एटम है, ये नहीं दिखा सकते। तो कितने हो जाएंगे इस केस में 2 दी पावर 2? नहीं, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। देखो आप इधर से अप्रोच करो या इधर से अप्रोच करो, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। तो 2 दी पावर 2 जो 4 निकाले वो गलत है। क्या आएगा 2 दी पावर n-1 प्लस 2 दी पावर p-1 यहाँ पे रख दो। क्या हो जाएगा ये इस केस में 3 आइसोमर्स बनेंगे, 3 आइसोमर्स फॉर्म करेंगे। सिमेट्रिकल वाला केस अभी भी याद है ना। देखो आप इसमें सिमेट्री नहीं होगी, इसमें कहीं भी लेकिन ये सिमेट्रिकल है ना। इधर से आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन डबल बॉन्ड, देन इधर से आया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, देन इस वजह से इसमें 3 ही आएंगे, 3 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये केसेस है। हम लोग जो करके फॉर्मूला का यूज करके, क्या फॉर्मूला यूज किया गया 2 दी पावर n फॉर अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल, एंड 2 the power n-1 plus 2 the power p-1 for symmetrical molecule, where p can be n by 2 for even and p is equal to n plus 1 by 2 for all. ये केसेस हमारे सामने आए। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो कुछ एग्जाम्पल। फिर हम लोग ऐसे केसेस देखते हैं जहां पे कि अगर हम लोग को
फॉर्मूला नहीं यूज आएगा, फॉर्मूला यूज नहीं किया जा सकता, वो केसेस भी देखेंगे। और पहले ये पता करेंगे कि फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया जा सकता उस केसेस में। पहले आप इसको लिख लो, जिस फॉर्मूला बेस्ड पे हम लोगों ने किया हुआ है। आप इसके लिए ट्री ड्रॉ करके भी देख सकते हो, ट्री भी बना प्रैक्टिस कर सकते हो रूम पे कि किस तरीके से ट्री बन के आएगा, एक बार उसको भी कर सकते हो ट्री प्रैक्टिस, और आइसोमर्स ट्री, और उसके थ्रू नंबर ऑफ आइसोमर्स पता कर सकते हो। तो ये पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर और भी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग देखें जो फॉर्मूला है जो हम लोगों ने कंसीडर किया नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, क्या था, टू द पावर n और टू द पावर n-1 प्लस टू द पावर p-1। ये जो फॉर्मूला है तभी वैलिड है जब जो आइसोमर्स जिसके अलॉन्ग देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर वो आपस में डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, बोला अगर मान लो इसके अलॉन्ग कोई ग्रुप है ऐसे CS डबल बॉन्ड CS, मैं CS3 ले लेता हूं, CS डबल बॉन्ड CS3, समझना इस बात को। इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके अलॉन्ग सिस या ट्रांस कुछ भी दिखा है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसके सिस या ट्रांस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये ग्रुप सिस दिखाता रहे या ट्रांस दिखाता रहे, इसके सिस ट्रांस इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बात समझ में आती है। तो क्या बोला जाता है कि एबव जो फॉर्मूला है, जो हम लोग बोल रहे हैं कि दिस एबव फॉर्मूला इज ओनली वैलिड, formula is only valid when geometrical center is independent of each other, ये वर्ड मैं अपने तरफ से यूज कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि कनेक्टेड ना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड ना करें। जैसे आप अगर एग्जांपल की बात करें, ये कंसीडर कर लो आप CS3 CH डबल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS, ठीक है। इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बिकॉज इसके अलॉन्ग सिस या ट्रांस दिखा रहा है, इसके सिस और ट्रांस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। बात समझ में आता है, ये सिस या ट्रांस दिखा रहा है, लेकिन अगर मान लो डिपेंडेंट हुआ, डिपेंडेंट कैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे ये साइक्लिक सिस्टम कंसीडर करना, ठीक है। अब क्या बोल रहे हो आप, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में, ये भी सिस कॉन्फ़िगरेशन में, ये दोनों आपस में सिस कॉन्फ़िगरेशन में, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों को कंसीडर किया जाए, ये ट्रांस में मैं चेंज कर देता हूं, लाइक आपने इसको ट्रांस में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो आप, ये आपने इसको ट्रांस में कन्वर्ट कर दिया, दिस ये गया ट्रांस में, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी तो ट्रांस में चले गए, ये दोनों भी तो ट्रांस में चले गए, जिसको मैंने पकड़ा हुआ है ये ट्रांस में भी तो चले गए। तो यही केस होता है कि इस केसेस में जो आपस में डिपेंडेंट होते हैं, आपस में ये डिपेंडेंट होते हैं, तब इन दैट केस हम लोग फॉर्मूलाज जो हमारा ये मेंशन किया गया, दिस टू फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, उस केस में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो ये पॉइंट को, इफ क्या लिखा जा सकता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर डिपेंडेंट, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक के अलॉन्ग अगर ओरिएंटेशन, एक सेंटर के अलॉन्ग ओरिएंटेशन चेंज किया जाएगा तो दूसरे के अलॉन्ग ओरिएंटेशन में चेंजेज आ जाएगा। जैसे ये सिंपल सा केस है आपके साथ, एक सिंपल सा केस, ठीक है। अब देखो आप बात को समझना है, इस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, और ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में, अगर मैं इसके अलॉन्ग ओरिएंटेशन में चेंजेस करता हूं सच दैट कि ये दोनों ट्रांस पोजीशन पे चला जाए, अगर ये ट्रांस पोजीशन पे जाता है तो इसमें भी तो चेंजेज आ जाएगा ना, इन दोनों में भी तो चेंजेज आ जाएगा, दे आर ऑल्सो इन द सिस ओरिएंटेशन। ये भले ट्रांस में गए लेकिन ये भी सिस पे आ गया, यानी कि जो GI जो है, जो हम लोग बोल सकते हैं इसमें, इन दिस केस ज्योमेट्रिकल सेंटर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इफ ज्योमेट्रिकल सेंटर आर डिपेंडेंट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये भी वर्ड यूज कर सकते हो, connected to each other, then the formula is not valid। उस केस में फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, वहां पे आप नहीं यूज कर सकते हो, फॉर्मूला इज नॉट वैलिड, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। फिर उसके लिए फिर क्या रास्ता बचेगा, फिर एक ही रास्ता बचता है कि आपको ड्रॉ करना पड़े, ठीक है, और कोई रास्ता बचता नहीं कि अगर आपस में इंटरकनेक्टेड है ज्योमेट्रिकल सेंटर, तब इन दैट केस एक ही रास्ता बनता है कि हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इन दैट केस वी हैव टू ड्रॉ ऑल कॉन्फ़िगरेशन, ड्रॉ ऑल GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है।
जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, समझ में आता है बात। जब ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तब आप इस फॉर्मूला को यूज करो विदाउट एनी रोक टोक। लेकिन अगर आपस में इंटरकनेक्टेड हुए तो फिर आप इस फॉर्मूला को नहीं यूज कर पाओगे। देखना, जैसे मैं बोलूं 1,2,3 ट्राइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, ट्राइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब इन दैट केस पूछा गया नंबर ऑफ जीआई ऑफ, पता करना है 1,2,3 ट्राइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। देखो इसकी बात मैं कर रहा हूं, ड्रॉ करो। तो कोई बोलेगा कि सर इस केस में, जैसे देखो आप फॉर्मूला यूज करते तो कहां गलती करते, क्या बोलोगे सर इसके अलावा जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है, ये जीआई ऑब्जर्व करा सकता है, ये जीआई की वजह से देखा जा सकता है, इनकी वजह से जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो 2 the power 3 दैट विल गोइंग टू गिव 8 आंसर नहीं होगा इसका, 8 नहीं होगा। बिकॉज देखो अब ये जो इसके अलावा जो जीआई होगा, ये जो सेंटर है, मान लो अगर अज्यूम करूं कि ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो इसके अलावा जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ये तो इस पे भी डिपेंड करेगा ना, इसमें भी चेंजेस लाएगा, इसमें भी चेंजेस लाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है इस केस में कि हम लोग ड्रॉ कर लें। ड्रॉ के कैसे अप्रोच कैसे किया जाएगा, समझना इस बात को। सिंपली आप क्या करो, पहले सभी को एबव द प्लेन कर दो। एबव द प्लेन के लिए मैं इसको वेज लाइन से दिखा देता हूं। दिस इज द, जो सभी क्लोरीन है हमारे तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर में क्या करो, एक क्लोरीन को, एक ग्रुप को बिलो द प्लेन कर दो। बिलो द प्लेन मीन्स ये डैश फॉर्म और ये सभी वेज फॉर्म, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। 2 स्ट्रक्चर है, और भी पॉसिबल है क्या, अच्छा देख लेते हैं, अगर बन जाएगा तो ठीक है, देखते हैं। क्लोरीन 2 को बिलो द प्लेन करो, क्लोरीन और यहां पे क्लोरीन। क्या ये नया इसमर्स जनरेट किया गया? नहीं, इसी को तो हम लोगों ने, अरे इसको अगर मैं पलट दूं तो यही तो स्ट्रक्चर दिखेगा। ये बिलो द प्लेन है तो एबव द प्लेन आ जाएगा, ये एबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन चला जाएगा। ये कोई नया स्ट्रक्चर नहीं जनरेट हो रहा है, ठीक है। और भी अगर तीनों को बिलो द प्लेन कर दिया जाए तो फिर यही स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो देयर अगर बोला जाए कि हाउ मेनी टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज पॉसिबल, तब इन दैट केस 2 होगा। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू 2। देख सकते हो 2 the power 3 नहीं है। क्यों ऐसा हुआ, कम क्यों आया? क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में सभी इंटरकनेक्टेड है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, समझना आप। 1,2,3,4 ट्राई ब्रोमो, सॉरी 4 हो गया ना, टेट्रा ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। इस केस में एक बार पता करो कितने जीआई आपको शो कराएंगे इस केस में, नंबर ऑफ जीआई। तो इसकी मैं बात कर रहा हूं, ब्रोमीन यहां पे लगा दो, ब्रोमीन यहां पे लगा दो, ठीक है, ब्रोमीन यहां पे लगा दो। तो ये देख सकते हो कि आपस में इन सभी केसेस के लिए हम लोग को ड्रॉ करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो यहां पे केस है कि आप देख लो, अगर आप फॉर्मूला के लिए जाते 1 2 3 4 काउंट कर लिए, वो गलत हो जाएगा। ये आपस में सभी के सभी इंटरकनेक्टेड है। फिर हमारे पास रास्ता बचता है कि हम लोग इसको ड्रॉ करें। कैसे ड्रॉ किया जाए? तो दोनों ब्रोमीन को एबव, सभी ब्रोमीन को एबव द प्लेन पहले आप दिखाओ, ठीक है। एक आइसोमर सी आ जाएगा, ठीक है। अब जब कनेक्टेड है तो सभी को एक साथ ही ट्रीट करना पड़ेगा ना, सभी को एक साथ ट्रीट करना पड़ेगा ब्रोमीन, ठीक है। अब इसमें से क्या करो, एक को बिलो द प्लेन भेज दो, किसी एक को बिलो द प्लेन भेज दो, तो ये ब्रोमीन हो गया, इधर आपका ब्रोमीन, इधर आपका ब्रोमीन हो गया और ये ब्रोमीन, ठीक है। एक गया बिलो द प्लेन और 3 है एबव द प्लेन। और भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, हाँ 2 को बोला जा सकता है, 2 को बिलो द प्लेन कंसीडर किया जा सकता है, 2 एबव द प्लेन एंड 2 बिलो द प्लेन एंड 2 ही बिलो द प्लेन, एक आइसोमर सी आ जाएगा, ठीक। आप बोल सकते हो जैसे इस केस में आप बोल सकते थे कि ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी सिस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यहाँ पे सिस कॉन्फ़िगरेशन है और ये आपका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे भी वही कहानी है, सिस सिस सिस, ये हो गया सिस सिस ट्रांस ट्रांस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस सेम साइड सिस ट्रांस ट्रांस, ठीक है। तो ये केस हो गया। एक और पॉसिबिलिटी है, क्या किया जाए, इसको 2 ही को रखा जाए बट ये अल्टरनेट पोजीशन पे रख दिया जाए, ब्रोमीन इधर और यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन। अब देख लो यहाँ पे ये ट्रांस हो गया, ट्रांस हो गया, ये आपका ट्रांस हो गया, सभी के सभी ट्रांस पोजीशन हो गए,
और कोई पॉसिबिलिटीज है? 3 को अगर बिलो द प्लेन करोगे, 3 को बिलो द प्लेन करोगे तो फिर यही स्ट्रक्चर आ जाएगा। 4 को बिलो द प्लेन करोगे तो ये आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, इस केस में टोटल नंबर ऑफ जीआई बोला जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ जीआई इक्वल टू 4। सिंपल सा केस है, ड्रॉ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। एक और केस कंसीडर किया जाए, इसको कंसीडर करना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइड, ठीक है, फ्लोरो ब्रोमो, ठीक है। इसमें देख लो कितने जीआई पॉसिबल है। तो क्या मैं कंसीडर कर सकता हूं एक ऐसा केस जिसमें सभी के सभी एबव द प्लेन हो, फ्लोरीन भी एबव द प्लेन, क्लोरीन भी एबव द प्लेन और ब्रोमीन भी एबव द प्लेन। अब इसमें से एक एक को आप बिलो द प्लेन भेजते जाओ। फ्लोरीन पहले कंसीडर कर लो, कोई भी आप ले लो। यहां पे आ गया ब्रोमीन और यहां पे आ गया ये क्लोरीन, ठीक है, ये आइसोमर्स आ गया। थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया जाए इसमें, ये गया बिलो द प्लेन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक को क्लोरीन को बिलो द प्लेन कर दो, तो फ्लोरीन ऐसे ही रखो, यहां पे ब्रोमीन हो गया और क्लोरीन को बिलो द प्लेन कर दो, ठीक है, एक आइसोमर्स ये आ जाएगा। वैसे ही आप ब्रोमीन को बिलो द प्लेन कर दो, क्योंकि आपका क्लोरीन और ब्रोमीन को बिलो द प्लेन कर दो, ठीक है। तो इस केस में 4 आइसोमर्स बन गया, इसमें 2 ही था, इसमें 4 बन गया। ग्रुप चेंज कर दिया, चारों ग्रुप 4। इसमें याद नहीं करना है, आपको ड्रॉ करना है, एनालिटिकली सोचना है कि हाँ ये ग्रुप आ रहे हैं। अब उसके अलावा कोई भी सोचो, मान लो कि 2 को बिलो द प्लेन कर दिया जाए, तो इसमें से एक ही कोई केस इससे जनरेट होकर आ जाएगा। इसी कर लो, यहाँ पे देख लो, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस सिस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे देख लो ये सिस ट्रांस और यहाँ पे ट्रांस सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन दिस केस इज 4। बना सकते हो आप। चलो मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं, ये प्रैक्टिस करना, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नंबर ऑफ जीआई, ठीक है, नंबर ऑफ जीआई 2 केस के लिए मैं यूज कर, आप मुझे बताना कितने जीआई बन के आ रहे हैं। एक ये वाला केस आप ड्रॉ करके बताना कितने पॉसिबल होंगे। मैं इसका आंसर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पहले ट्राई करना, फिर मैं जो है इसको जो है आंसर मैं बता दूंगा। इसको ट्राई करना कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी पॉसिबल फॉर दिस केस। और एक और ट्राई करना, ये वाला, इसको इसका एक आइसोमर्स आता है जिसको हम लोग गैमेक्सिन बोलते हैं, लेटर ऑन उसको देखेंगे। तो क्लोरीन हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, इसको बोलते हैं गैमेक्सिन मॉलिक्यूल। तो इन दोनों मॉलिक्यूल का आप नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पता करना, ये हमारा होमवर्क है, ठीक है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पता करना, ये होमवर्क है दोनों केस के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे आप इस पे, और भी असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस रहेंगे इसको लेकर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को लेकर, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को लेकर। तो ये 2 केसेस बन के आते हैं, ध्यान है, दोनों को आप मिक्स मत करना। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज करोगे, जहां पे फॉर्मूला यूज करना है वहां पे करना, ठीक है, आसान करना। अदरवाइज 8 आइसोमर्स जहां पे निकाला जा सकता था फॉर्मूले से, वहां पे बना रहे हो तो टाइम वेस्ट करो, और जहां पे बनाया जा सकता था वहां पे फॉर्मूला यूज करके गलत करो। तो दोनों इस क्लियर रहना, ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं लिखा रहता है, मेंशन नहीं किया गया रहता है, क्योंकि बोल दिया जाता है फॉर्मूला। दोनों चीजें क्लियर रहना कि कहां पे मुझे फॉर्मूला यूज करना है, कहां पे फॉर्मूला का यूज नहीं हो सकता है, कहां पे ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। दोनों का सपोर्ट लेना पड़ेगा जब आपको पता करना है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन द कंपाउंड, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कंप्लीट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये कंप्लीट यहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मूव करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।